स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, कुछ स्टॉक के बारे में अपडेट्स आए हैं उनके बारे में। सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे हम किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ पीडीएफ डाउनलोड करके रखी हुई है जो मैं आपको यहाँ पे एक ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये है बीडीएल से रिलेटेड एक पीडीएफ जो कि इन्होंने एक्सचेंज पर अपलोड की थी। 5 मार्च को ये पीडीएफ अपलोड हुई है। ये आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो इस पीडीएफ का। चलिए हम यहाँ पे मेन चीजें पढ़ लेते हैं कि क्या है इस पीडीएफ में लिखा हुआ। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो रीशेड्यूलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग का यहाँ पे मतलब रीशेड्यूल हुआ है जो, एंड उसका जो टॉपिक है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, रिकॉर्ड डेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। एंड ये बोर्ड मीटिंग शायद पहले 15 मार्च को होने वाली थी। तो अभी ये मीटिंग कब हो रही है? 21 मार्च को अभी ये मीटिंग होने वाली है। एंड उसके जो मतलब टॉपिक्स है उस मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है, तो सबसे पहले देख सकते हो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो इंटरिम डिविडेंड रिलेटेड फैसला आएगा। इंटरिम डिविडेंड देना है नहीं, ये उस दिन बोर्ड डिसाइड करेगा। उसके बाद सेकंड क्या है, सब डिवीजन और स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी पर्सन टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, ये बाकी सारी चीजें कंपनीज एक्ट लिखा है, लेकिन मेन चीज ये है कि सब डिवीजन या फिर स्प्लिट ऑफ इक्विटी, यानी कि शेयर का स्प्लिट हो सकता है, शेयर में सब डिवीजन आ सकता है, कॉर्पोरेट एक्शन जिसे बोलते हैं वो वाला हो सकता है। तो इसमें एक शेयर के 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे सब डिवीजन। तो फेस वैल्यू के हिसाब से सब डिवीजन को मतलब तय करना पड़ता है। तो सब डिवीजन आ सकता है, आया नहीं है, ठीक है, आ सकता है। और इसका ऊपर का डिसीजन कब आएगा? 21 मार्च को आएगा। तो ये आपको यहाँ पे इस पीडीएफ से पता चल रहा है, ये यहाँ पे चीज है। उसके बाद क्या कंपनी है, चेंज द रिकॉर्ड डेट ऑफ ट्यूसडे 2 अप्रैल फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो देख सकते हो कुछ रिकॉर्ड डेट यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है। एंड शेयर्स फाइनेंशियल 23 इफ डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड। ठीक है, तो अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड डेट में चेंजेस होगा। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले अभी मतलब डिविडेंड का एक बार नोटिस आने देते हैं। डिविडेंड का नोटिस, इंटरिम डिविडेंड का जब अनाउंसमेंट आएगा उसके बाद हम यहाँ पे बाकी का मतलब देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली। यहाँ पे एक तो इंटरिम डिविडेंड मिल सकता है, एंड सब डिवीजन या फिर स्प्लिट एक्शन कंपनी में हो सकता है, कंपनी के शेयर में हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड इस स्टॉक का, यहाँ पे ये न्यूज है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो अभी आपके सामने इस कंपनी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 तारीख को, 7 मार्च को इसका ओपनिंग अप्रोक्सीमेटली 1797 के आसपास ही हुआ था। एंड जहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसी लेवल के आसपास आकर क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। दिन भर एक ही रेंज में यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, एक ही रेंज में घूम रहा था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ये डेटा देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है? 1797 के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1797 रुपीज के आसपास एक स्टॉक का प्राइस है। तो 0.75% का तेजी उस दिन बना था, यानी कि 1% से भी कम का तेजी बना था। 1 डे के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, क्योंकि हमें 1 डे के टाइम फ्रेम से लॉन्गर डेटा देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट का 1 साल का हम यहाँ पे डेटा देखेंगे। इसको थोड़ा सा और छोटा मैं कर लेता हूँ, बाय द वे हो जा। ओके, अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, तो एक और महीना हमें देखना है। ठीक है, आ गया। तो लास्ट के 1 महीने का हम यहाँ पे डेटा देख रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 1 महीने पहले स्टॉक का प्राइस कहाँ पर था, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इस लेवल के आसपास 900 टू 1 सॉरी फॉर दिस। तो 900 टू 1000 के बीच में स्टॉक का प्राइस था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नवंबर में ये स्टॉक नीचे भी आया था, 900 के आसपास लेवल के आसपास आया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक ने बीच में तेजी दिखाने की कोशिश की, उसके बाद थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया जुलाई अगस्त के बाद। एंड यहाँ पे और नवंबर में स्टॉक ने यहाँ पे 900 के आसपास का लो क्रिएट किया। उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली भागते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा चाहे तो बोल सकते हो। इसका जो लेटेस्ट का हाई है, 1 साल का हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2000 के आसपास का, 2000 से थोड़ा सा नीचे है। तो ये 1 साल के अंदर का हाई देखने को मिल रहा है। बीच में अचानक से गिरावट हुई थी स्टॉक में, 1600 के बीच स्टॉक नीचे चला गया था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा डेटा देखेंगे, ताकि हमें पूरा स्टॉक का पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2019 से आपको हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। क्या इसमें कुछ और एक्स्ट्रा डेटा है? जी नहीं, तो ठीक है। तो इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। एंड ये हम कुछ इस तरह से करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2019 के पहले से मार्च से शायद लिस्टिंग इसका हुआ था, या फिर इतना डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 400 के आसपास, 400 के ऊपर उस टाइप का स्टॉक ट्रेड करता था, 400 टू 600 के रेंज के बीच में। उसके बाद स्टॉक ने लो लगाया था 2020 में 200 के आसपास। उसके बाद स्टॉक फिर से थोड़ा सा ऊपर चला गया। एंड बाय द वे 2022 में कह सकते हो कि मतलब ये लेवल फिर से ब्रेक करके ऑल टाइम हाई, इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक करके स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। उसके बाद फिर से एक बार नीचे आया था, ये शायद
लास्ट के 1 साल में जो हम डेटा देख रहे थे, ठीक है, 900 के आसपास कहीं पर तो स्टॉक आया था, तो ये वो वाला लेवल रहेगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के 3-4 महीने में स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है एंड स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये जो 1900 के आसपास का जो हाई है, ठीक है, वो आपको ऑल टाइम का हाई देखने को मिल रहा है, 2000 के आसपास है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका लॉन्गर टाइम वाला यहाँ पे चार्ट का परफॉर्मेंस इस तरफ का देखने को मिल रहा है। तो चलिए थोड़े से हम अभी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो भारत डायनामिक्स इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है, ऐसा शॉर्ट में समझ लो। एंड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट। तो डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी बूम में है और डिफेंस रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, स्पेशली मिसाइल्स में ये कंपनी काम करते हैं। इनके लोगों में ही मिसाइल देखने को मिलता है, आपने मतलब लोगों में मिसाइल देखा होगा, जो कि हम यहाँ पे पीडीएफ में देख रहे थे। यहाँ पे तो लोगो देखने को नहीं मिल जाएगा, लेकिन वेबसाइट पर रहेगा, तो वो हम जरूर चेक करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ लो, गवर्नमेंट कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है और मिसाइल रिलेटेड काम करती है, मिसाइल्स बनाती है। उसके बाद कुछ इनके नंबर्स देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1799 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है अभी। 32,977 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है, 32,977 करोड़ से है, ठीक है। उसके बाद करंट प्राइस देखोगे तो 1799, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। 1 साल के अंदर का हाई देखने को मिल रहा है 1985, तो ये इसका ऑल टाइम हाई भी है, क्योंकि 1 साल के अंदर का हाई ऑल टाइम हाई है, जो कि हमने अभी देखा था 2000 के पास था वो प्राइस। तो वो एग्जैक्ट प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1985 रुपीज के आसपास का 1 साल का हाई है। उसके बाद 1 साल के अंदर का लो देखोगे तो 878 के आसपास है, जो कि हम यहाँ पे कह रहे थे कि नवंबर के आसपास में मतलब स्टॉक में गिरावट हुई थी, तो उस टाइम पे 878 के आसपास स्टॉक आया था। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टॉक का पी आपको 69 के आसपास देखने को मिल रहा है। इस पी को हम यहाँ पे 2 जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि लास्ट 6 महीने में पी कितना था, लास्ट के 1 साल में पी कितना था, तो इसके साथ हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली इसी सेक्टर के अदर कंपनीज के साथ, यानी कि डिफेंस सेक्टर में जो मतलब और कंपनीज काम करती है, तो उन कंपनीज के पी के साथ हम यहाँ पे इस पी को कंपेयर करेंगे। उसके बाद बुक वैल्यू 184 के आसपास देखने को मिल रहा है, अपने बुक वैल्यू के 9x के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक थोड़ा सा अगर ये स्टॉक बढ़ जाए तो 10x के आसपास हो जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटू 10x हो सकता है। आरओई आरओसी दोनों पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं, 11.3% का आरओई है। आरओसी आपको 15.6% के आसपास देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन आएगा तो मिनिमम फेस वैल्यू 1 रहता है, ठीक है। अगर स्टॉक के 10 टुकड़े हुए तो यहाँ पे फेस वैल्यू 1 रह जाएगा। अगर स्टॉक के कह सकते हो कि 5 टुकड़े हुए तो इसका फेस वैल्यू 2 रह जाएगा, ठीक है। और अगर स्टॉक के मतलब शायद इसी मतलब इसमें हो सकता है क्या, और कोई यहाँ पे प्रपोर्शन है, ठीक है। अभी मतलब कंपनी किस प्रपोर्शन में लाएगी ये तो अभी कंपनी को ही पता, लेकिन कह सकते हो ये अगर मतलब एक स्टॉक के 2 टुकड़े हुए तो यहाँ पे फेस वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो। तो इन्हीं प्रपोर्शन में या तो 1 के 10 टुकड़े हो जाएंगे या फिर 1 के 5 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। 5 के टुकड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। 5 के 5 टुकड़े हुए तो 2 फेस वैल्यू रह जाएगा। 2 टुकड़े हुए तो यहाँ पे हर एक का 5 फेस वैल्यू हो जाएगा और 1 के 10 टुकड़े भी हो सकते हैं। तो इसी प्रपोर्शन में यहाँ पे स्प्लिट आएगा अगर आए तो देखते हैं क्या हमें न्यूज मिलती है। उसके बाद डिविडेंड डील भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 0.52% के आसपास का इसका डिविडेंड डील देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे पी रेशियो हमें चेक करना है। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लास्ट के 5 सालों का चेक करेंगे क्योंकि वो थोड़ा रिलेवेंट रहता है। उससे भी मतलब और पुराना देखेंगे तो मतलब काफी तब तक 5 साल में बिजनेस में काफी चेंजेस होते हैं, ठीक है। 5 साल पहले का माहौल और अभी का माहौल काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो इवन लॉज भी बदल जाते हैं, बहुत सारी मतलब इलेक्शन आ जाते हैं, इलेक्शन में पार्टीज बदल जाती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं मैक्स का परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, आपको अप्रैल 2018 से आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 1 मिनट में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.6 के आसपास का आपको यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है 2018 में। उसके बाद पी वैसे बाय द वे स्लोली कंटिन्यूअसली मतलब जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चार्ट रहता है ना, उस टाइप में ये थोड़ा सा अच्छा पी ग्रो कर रहा है, ठीक है। मैक्स परफॉर्मेंस में ये आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे ही तो ये मतलब मेन प्राइस का चार्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, पी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। अभी इसका जो पी का ऑल टाइम हाई है वो 74 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी का पी यहाँ पे 69 के आसपास, 67 के आसपास कहीं पर तो था, 69.2 के आसपास है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ठीक है, तो लास्ट का भी 1 महीने का देखेंगे तो 1 महीने में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 74 से मतलब पी नीचे आया, तो ऑल टाइम हाई के आसपास पी है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो सकता है उसके पी के कंपैरिजन में, उसी के साथ के कंपैरिजन में, ठीक है। बाकी सेक्टर के साथ हम यहाँ पे अभी कंपेयर करेंगे, वीडियो तक आगे में बने रहे। उसके बाद कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। मशीन जनरेटेड ये पॉइंट्स रहते हैं। कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर ज्यादा कुछ कर्जा नहीं है एंड कंपनी ने कर्जा कम किया है। ये 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, अच्छे पॉइंट्स है, ठीक है।
हेल्दी डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी टाइम टू टाइम, अभी भी मतलब इंटरिम डिविडेंड आ सकता है, यही न्यूज हमने अभी पढ़ी थी। डेबिटर डेज इंप्रूव हुए, यानी कि जो पैसा मार्केट में इनका रहता है सर्विस देने के बाद, वो पैसा आने के लिए पहले 42 डेज लगते थे, वो अभी 27 डेज में आ रहा है। तो पैसों का ट्रांजेक्शन फास्ट हो चुका है। जितना पैसों का ज्यादा रोटेशन हो बिजनेस में उतना अच्छा रहता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे कुछ इनके पॉजिटिव पॉइंट्स है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अपने बुक वैल्यू के 9.78 टाइम्स से ट्रेड करा है, तो ठीक है, बिजनेस अच्छा रहेगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता ही रहता है। तो देख सकते हो बुक वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली 10x है, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई भी इसने मीट किया था, 1800 के ऊपर भी ये गया था। ठीक है, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ। तो लास्ट के 5 सालों में सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिलता है, -11.5% से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में डिक्रीज, मतलब पुअर ओके माइनस है तो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑर्डर इनकम देखने को मिला है 311 करोड़ का। यहाँ पे मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है, किसी और सर्विस से पैसा आता है, या फिर कोई एसेट बेच गया, ऐसा कुछ किया है, तो वो जो पैसा आता है उसे ऑर्डर इनकम में काउंट किया जाता है। तो 311 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे ऑर्डर इनकम देखने को मिल रहा है। उसके बाद लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो, लास्ट के 3 सालों में ज्यादा कुछ यहाँ पे इक्विटी में रिटर्न्स नहीं बने, ये यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है। ठीक है, एक दिन में स्टॉक बहुत भाग जाता है, लेकिन आने वाले 10 दिनों में स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके गिर के उसी लेवल पर आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मतलब एक ही रेंज में यहाँ पे ज्यादा स्टॉक्स रहते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, जब तक उनकी मतलब बहुत बड़ी तेजी नहीं आती। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस में हम यहाँ पे इनका कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HAL, जो की कंपनी है इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, डिफेंस रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 2,21,852 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो ये डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है भारत डायनामिक्स, यानी कि जिस स्टॉक की हम स्टडी कर रहे हैं, BDL। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर की आपको बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है, 32,976 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद NIB, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज। ओके, पारस डिफेंस अभी लिस्ट हुआ है लास्ट के 1-2-3 सालों में। ठीक है, आइडिया फोर्ज भी अभी लिस्ट हुआ है, ड्रोन रिलेटेड काम ज्यादा करती है कंपनी। एमटार टेक्नोलॉजीज, ये भी शायद अभी लिस्ट हुआ है जहां तक मुझे याद है। उसके बाद BEML भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज है, ये आई थिंक स्टाफ दोनों, BEML भी शायद गवर्नमेंट की है। आप प्लीज आपको आप में से किसी को कंफर्म पता है तो नीचे कमेंट कर देना। शायद ये तीनों कंपनीज, ऊपर के 2 तो कंफर्म गवर्नमेंट कंपनीज है। ठीक है, बाकी ये एमटार, आइडिया फोर्ज, पारस डिफेंस, ये थोड़ा सा मतलब ये प्राइवेट वाला टाइप है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टिल ऑल स्टॉक लिस्टेड है। यहाँ पे ये सारे प्लेयर्स डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले हैं। पीए कंपेयर करोगे तो सेक्टर के टॉप का यहाँ पे 36 का पीए चल रहा है, उसके बाद इसका 69 का है, BEML का 73 है, एमटार का 68 है, आइडिया फोर्ज का 110 के आसपास पी है। ठीक है, काफी ज्यादा आइडिया फोर्ज का पी देखने को मिल रहा है। जहां तक मुझे पता है ना, स्टॉक अपने मतलब जिस लेवल पर लिस्ट हुआ था उस लेवल से काफी नीचे आ चुका है, तो काफी हायर पी इसका देखने को मिल रहा है आइडिया फोर्ज का, उसके बाकी के सेक्टर्स के कंपेरिजन के हिसाब से। उसका पारस डिफेंस देख सकते हो 85 करोड़ के आसपास का इनका पी देखने को मिल रहा है इनके पूरे सेक्टर के कंपैरिजन में। NIB का देख सकते हो 228 के आसपास। तो अगर इसका बात करें तो ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सबसे कम यहाँ पे HAL का ही देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा मतलब कंपनी बड़ी भी है, एंड सिर्फ 36 का पी है। उसके बाद उसके कंपेरिजन में 69, ये तो उसका दुगना है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद 73, 110, 85, तो ये वाले कुछ मतलब बड़े प्लेयर है। ये एमटार टेक्नोलॉजीज का पी इसी के रेंज में देखने को मिल रहा है भारत डायनामिक्स के। किसने कितना प्रॉफिट किया है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने यहाँ पे 1253 करोड़ का प्रॉफिट किया है लास्ट क्वार्टर में, वही BDL ने यहाँ पे 135 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है। ठीक है, आइडिया फोर्ज ने 14 करोड़ का प्रॉफिट किया है। BEML देख सकते हो 48 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, पारस डिफेंस 7.60। तो ये आप चाहे तो प्रॉफिट भी कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं एक बार आपको सारी चीजें समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इसमें से हर एक चीज क्वार्टरली है। दिसंबर 2020 के क्वार्टर में कितना बिजनेस हुआ था, 459 करोड़ का, वो मार्च 21 में कितना हो गया, 1137 करोड़ का। जून में यहाँ पे 129 करोड़ का बिजनेस हुआ, तो देख सकते हो एक मैसिव गिरावट। ठीक है, 1137 करोड़ का डायरेक्ट 129 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे इन्हें ऑर्डर, कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 500 करोड़, 800 करोड़, 1381 करोड़, 695 करोड़, 535, 4, उसके बाद 700, उसके बाद 298, उसके बाद 616 करोड़, और दिसंबर 23 में आप यहाँ पे देख सकते हो 602 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स है। ठीक है, तो
वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। देख आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च में शायद इन्हें बिजनेस ज्यादा मिलता है, ये 798 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद ये वाला मार्च में भी इन्हें अच्छा खासा ज्यादा बिजनेस मिला हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये इनकम है, इनकम से एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं। ये दिसंबर का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 602 करोड़ इन्होंने इनकम किया, उसे कमाने के लिए 483 करोड़ का खर्चा किया। इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके सामने है 119 करोड़ के आसपास का। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, यानी कि 602% का 20% यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 20% का 602 का, जो कि 119 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद 88 करोड़ का यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो अदर इनकम, यानी कि क्या, कंपनी का मेन इनकम छोड़कर, कंपनी का मेन इनकम सोर्स को छोड़कर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो उसे अदर इनकम में माना जाता है, गिना जाता है, ठीक है। तो कि कोई एसेट बेच दिया होगा या फिर कोई सर्विस बेच दी होगी या फिर कुछ और सोर्स से पैसा आया होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, कंपनी के ऊपर जो कुछ लोन रहता है तो ये उससे रिलेटेड चीजें रहती है। लायबिलिटी, जो कुछ कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज रहती है उसका पैसा देना पड़ता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक बार इन सब चीजों को क्लियर करके मैं दिखा देता हूँ। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें ये 88 करोड़ ऐड हो जाएगा, ये 1 करोड़ माइनस हो जाएगा, 16 करोड़ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड चीजें, यानी कि कर्जा लिया है तो ब्याज देना पड़ता है, या फिर कुछ लायबिलिटी रहती है कंपनी के रिलेटेड तो उसका इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो सारी चीजें घटाकर बढ़ाकर आप यहाँ पे देख सकते हो 189 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद टैक्स देना पड़ता है 29% का, तो देख सकते हो 135 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है अभी का दिसंबर क्वार्टर का। अभी आप नेट प्रॉफिट कंपेयर कर लो, 49 करोड़ का पहले था, वो अचानक से 260 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे इन्हें ज्यादा ऑर्डर मिल गया होगा शायद। उसके बाद यहाँ पे -21 करोड़ डायरेक्टली, मतलब इतना बड़ा ऑर्डर, मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाकर ये माइनस में आ गए डायरेक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में। 43 करोड़, 203 करोड़, 264, 40, 76, 84, 153, 42, 147, 135। तो वोलेटिलिटी देखने को मिलती है इन्हें, मतलब शायद कंटिन्यूस ऑर्डर नहीं मिलते, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मतलब प्रॉफिट में है कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन काफी वोलेटाइल देखने को मिलती है यहाँ पे, मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ वाला चीज नहीं है। जितना मतलब जितना इन्हें कंटिन्यू ऑर्डर मिले उतना ये अच्छा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो ये ना एक साल का पूरा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मार्च 2012 से आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें से का हर एक डाटा एक साल का है। 956 करोड़ का पहले सेल होता था, वो 1000 हो गया। उसके बाद 2800 की रेंज में, 4000 की रेंज में, 4500, उसके बाद अचानक से 3000 की रेंज, 3000 की रेंज, उसके बाद 1914, 2800, 2400, ठीक है। तो मार्च 29 तक इन्हें, मतलब मार्च 2018 तक अच्छा बिजनेस हो रहा था। उसके बाद थोड़ा सा डिप आया, मार्च 21 तक कह सकते हो कि मतलब डिप चल रहा था। उसके बाद अभी मतलब थोड़ा सा मतलब एक ही रेंज में चल रहा है, 1900, 2800, 2400। अभी का टीटीएम का देखोगे तो 2300 के आसपास, 2313 करोड़ के आसपास का सेल टीटीएम का देखने को मिल रहा है। अभी इसमें और एक क्वार्टर ऐड हो जाएगा मार्च 24 का। तो नंबर्स, मतलब सेल्स वाले जो नंबर्स है वो जो मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज होने चाहिए, या फिर एक ही लेवल में सस्टेन रहने चाहिए, वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। तो सेम चीज आप ये आप चेक कर लेना। यहाँ पे ऑर्डर इनकम यहाँ पे देखेंगे तो 311 करोड़ का ऑर्डर इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि पॉइंट ऊपर मेंशन किया था कॉन्स में हमने जो सुना था, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे कंपेयर कर लेना। हम यहाँ पे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट कंपेयर करेंगे। 235 करोड़, 279, 444, 500 की रेंज, 400, उसके बाद 258, 500, 352, 477। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की जरूरत है। थोड़ा सा अगर कंसिस्टेंट ऑर्डर इन्हें मिल जाए, या फिर कुछ तो मतलब ये ऐसा करे जिसकी वजह से इनका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे बिजनेस में, तो वहां पे मतलब ये और भी ज्यादा सेफ स्टॉक हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो ये अब यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ऊपर नीचे कंपनी के ऑर्डर्स होते रहते हैं, कंपनी के प्रॉफिट भी आपको उसी टाइप वाले देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में देखोगे तो हमें रिजर्व देखना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है देखना है, फिक्स एसेट ये भी देखने हैं। तो कंपनी के ऊपर पहले, मतलब कंपनी के पास पहले 617 करोड़ की रिजर्व थे, वो 1700 हो गए, 2000 ओके, एंड अभी 3190 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छी बात है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग देखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग तो है ही नहीं। चलिए, और एक ये अच्छा पॉइंट कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर किसी भी तरह से कर्जा नहीं है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। लीज लायबिलिटी कुछ हो सकती है, लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ पे कंपनी के ऊपर ज्यादा कुछ भी आपको मेजर कर्जा देखने को नहीं मिल रहा, अच्छी बात है। फिक्स एसेट पहले तो 202 करोड़ के 212 करोड़ के थे, वो भी 823 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। फिक्स एसेट भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, अच्छी बात है। लैंड 174 करोड़ के आसपास का है, बिल्डिंग 354 करोड़ के आसपास है, प्लांट मशीनरी 499, इक्विपमेंट 58 करोड़, फर्नीचर 8 करोड़ के आसपास, व्हीकल 102 करोड़ के आसपास, इंटेंजिबल एसेट
तो ये कुछ कंपनी के पास एसेट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहाँ पे आ चुके हैं। 87% के आसपास का गवर्नमेंट का हिस्सा था, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी है। तो अगर आप यहाँ पे प्रमोटर में क्लिक करोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सबसे ज्यादा शेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 74.93% के आसपास, यानी कि अप्रोक्स 75% यहाँ पे गवर्नमेंट होल्ड करता है, जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। प्रमोटर्स इससे ज्यादा होल्ड नहीं करते। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे ओएफएस आने के चांसेस कम है। ओएफएस यानी कि क्या, ऑफर फोर्सेज, जिसमें प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो मतलब एक ही कंडीशन रहती है कि प्रमोटर्स का हिस्सा 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। लेकिन अगर कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को और हिस्सा बेचना है तो वो बेच सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे रूल नहीं है कि मतलब बेच नहीं सकते, ठीक है। ओएफएस आ सकता है अगर गवर्नमेंट चाहिए तो, अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो, लेकिन एक जो मतलब कंडीशन फुलफिल करनी रहती है वो यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो बाकी सारे गवर्नमेंट के मन के ऊपर डिसीजन है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके पास 75% इसके आसपास होल्डिंग है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ये इन बाकी कुछ मेंबर्स है जिनके पास यहाँ पे थोड़ा सा मेंबर मतलब स्टॉक हो सकता है, स्टॉक होल्डिंग हो सकता है 0% से भी कम का, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे एफआईएस देख सकते हो 0% के आसपास एफआईएस से पहले, जो कि बाद में 3% हो चुके हैं, ठीक है। एफआईएस से थोड़ा सा अपना हिस्सा बढ़ा है, 2% किया, उसके बाद 2.83 और अभी 3% के आसपास। फायदे प्रोमोटर्स 87% थे पहले, उसके बाद कंपनी ने ओएफएस लाया होगा, मार्च 2020 में ओएफएस लाया होगा 87% का। यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा बेचा और 74.93% कर लिया। तो ये यहाँ पे ओएफएस आया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कंपनी ने या फिर गवर्नमेंट ने 7+5 के आसपास, यानी कि लगभग 12% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है, ठीक है। और उसे इसने खरीदा, एफआईडीआई ने खरीदा, ऐसा शायद तो कह सकते हो, क्योंकि डीआई 6.74% है, वो अभी 13% है, ठीक है। एफआई 0% है, वो अभी 3.09% है। तो दोनों ने यहाँ पे हिस्सा खरीदा, ऐसा शायद तो कह सकते हो। पब्लिक यहाँ पे 5.5 यानी कि 5.5% का था पब्लिक यहाँ पे, जो अभी 8.64% के आसपास देखने को मिल रहा है। एफआई और डीआई में कौन कौन है ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे। एफआई में एक ही नाम देखने को मिल रहा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपना हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं इस स्टॉक में, ठीक है। डीआईएस में देख सकते हो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी। तो ये कुछ आपको यहाँ पे नेम्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली ये देख लेते हैं कि कंपनी ने कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक दिन का रिटर्न देखने को मिला है 0.74%। इसको मैं यहाँ पे देख लेते हैं। 5 दिनों के अगर आप रिटर्न्स की बात करोगे तो माइनस में देखने को मिल रहे हैं, -1.79% के आसपास के रिटर्न है, ठीक है। एक महीने का बात करोगे तो -2% है, यानी कि एक महीने से तो स्टॉक कहीं नहीं गया। 6 महीने की बात करोगे तो 53% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग से अगर आप बात करोगे तो 4.19% के आसपास के रिटर्न है। एक साल की बात करोगे तो 91% के आसपास के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 5 सालों का बात करोगे तो 528% के आसपास के रिटर्न है। और मैक्स का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो 361% के आसपास के आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये है इसका पूरा ओवरऑल मतलब कितने दिनों में कितने रिटर्न्स बने हैं, ये वाली चीज। और इसके कॉर्पोरेट एक्शन रिलेटेड हम यहाँ पे एक चीज चेक कर लेते हैं बाय द वे, कि मतलब हमें ये चेक करना है कि कितना मतलब पहले डिविडेंड दिया है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब इससे पहले कंपनी ने कब कब डिविडेंड दिया है। तो पहले यहाँ पे 1.2 रुपीज के आसपास का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, फाइनल डिविडेंड, जिसका एक्सडेट था यहाँ पे 20 सितंबर 2023, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे 8 रुपीज के आसपास, 8.15 रुपीज के आसपास का डिविडेंड दिया था, जो कि उसका एक्सडेट था यहाँ पे 25 2023। लास्ट साल में 2 बार डिविडेंड दिया था कंपनी ने, एक फाइनल और एक इंटरिम। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटरिम वाला डिविडेंड ज्यादा बड़ा था। तो अभी वाला जो डिविडेंड है ये भी मतलब बड़ा हो सकता है, ये बस प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये कंफर्म न्यूज नहीं है। उसके बाद फाइनल डिविडेंड देख सकते हो 1 रुपीज के आसपास का देखने को मिला है 16 सितंबर 2022 में। 2022 में शायद एक ही मिला था, लेकिन यहाँ पे 2023 में 2 डिविडेंड मिले थे। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइनल और इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद ये डिविडेंड डिक्लेयर डेट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 2018 तक का आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। तो 23 में यहाँ पे 2 है, उसके 22 में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 21 में 2 बार है, 2020 में 2 बार है, 19 में 2 बार है, ठीक है। तो लास्ट के कह सकते हो 4-5 सालों से कंपनी कंटिन्यूसली साल में 2 बार डिविडेंड देते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंटरिम डिविडेंड शायद इनका ज्यादा बड़ा रहता है। एक बार ये हम देख भी लेते हैं,
ये वाला डिविडेंड बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ओके, तो लिटरली यहाँ पे कह सकते हो कि अभी 8 मतलब हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि 8 से 9 रुपीज के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए। प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ मैं, पॉसिबिलिटी ये 5 डेटा के देखकर। तो देखते हैं कि मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कंपनी का वेबसाइट चेक करेंगे। तो ये है इनका लोगो, इनके लोगो में ही मिसाइल है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अबाउट अस में एक बार क्लिक कर लेते हैं, कंपनी प्रोफाइल, मिशन, विजन, फ्यूचर, लीडरशिप पर एक बार हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। हमें यहाँ पे ये देखना है, ओके, डायरेक्टर्स, कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी को चलाने वाले लोग कौन है। ठीक है, क्योंकि यही कंपनी को मतलब आगे ले जाने के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। तो कमांडर ए माधव राव ये देखने को मिल रहा है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। गवर्नमेंट डायरेक्टर्स में देखोगे तो ये 2 मेंबर्स है, इनके चाहे तो आप यहाँ पे नेम पढ़ सकते हो। लिंक्डइन पर आप इन्हें सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पर ऐसे रिलेटेड डेटा आपको जरूर मिल जाएगा कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से पोस्ट पर है, गवर्नमेंट में ये लोग क्या काम करते थे, क्या नहीं, क्या जॉब रोल था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। होल टाइम डायरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद तो ये कुछ यहाँ पे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। उसके बाद हमें यहाँ पे आवर प्रोडक्ट्स में क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि हमें इनका बिजनेस अच्छे से देखने को मिले। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मतलब ये स्टार्टिंग में आपको मिसाइल देखने को मिल रहा है, आकाश एसएम। ओके, आकाश एसएम ये कुछ मिसाइल का नाम है। लाइट वेट टोरपेडो टीएल ये कुछ आपको मतलब मिसाइल देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये भी है कुछ हेवी वेट टोरपेडो वरुणास्त्र। ओके, इसका नाम वरुणास्त्र है। उसके बाद ये ताल है, ये एस्ट्रा वेपन सिस्टम है। तो ये कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। डिफेंस सेक्टर में मिसाइल में स्पेशली काम करने वाली ये कंपनी है। इससे रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड आप यहाँ पे चीजें मतलब डिटेल स्पेसिफिकेशन भी चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद और ये कुछ बाकी की चीजें है, काफी अच्छा काम करते हैं ये प्रोडक्ट देखकर तो यहाँ पे नजर आ रहा है। डिफेंस सेक्टर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद ये कुछ और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स है। ओके, तो मिसाइल से इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। और ये पूरा स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नाग तगम नाग एटीजीएम ऐसा कुछ नाम है, मैन पोर्टेबल एटीजीएम। तो ये कुछ यहाँ पे नेम्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन शॉर्ट मिसाइल बनाते हैं ये लोग, मिसाइल रिलेटेड। ओके, लॉन्चर भी बनाते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आकाश वेपन सिस्टम्स, ठीक है। तो ये मिलिट्री रिलेटेड काम करते हैं, डिफेंस रिलेटेड काम करते हैं, मेक इन इंडिया रिलेटेड काम करते हैं। और प्रोडक्ट्स में हमें एक्सपोर्ट यहाँ पे चेक करना है। प्रोडक्ट ब्राउचर चेक करने लगे तो बहुत सारा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो उतना अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हो। और देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो जो मेड इन इंडिया चीज है वो एक्सपोर्ट हो रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे चीजें आपको एक्सपोर्ट होती हुई देखने को मिल रही है। इनसे रिलेटेड अगर आपको चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टर्स में आपको यहाँ पे अनक्लेम डिविडेंड और मतलब बाकी सारी ढेर सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स में, करियर्स में अगर मतलब किसी को जॉब करना है तो आप इस सेक्टर मतलब इस जगह पर जा सकते हो। सप्लायर से रिलेटेड कुछ चीजें है, ये बिजनेस से रिलेटेड चीजें है जिनको इनके साथ बिजनेस करना है उनके लिए। तो ठीक है, होम पेज से ही हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ शायद प्रोडक्ट के पेज पर है। मैं एक बार लोगों पर क्लिक कर लेता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे मेन होम पेज पर। ठीक है, तो ये मीडिया रिलीज, उसके बाद मीडिया लाइट ग्लांस, व्हाट्स न्यू। ओके, ये क्या है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड विशेष अभियान। ठीक है, स्पेशल कैंपेन कमिटिंग। तो ये कुछ इनका स्पेशल कैंपेन चल रहा है, कचरा मुक्त भारत, जो कि मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड जो स्कीम्स है उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब G20 का भी यहाँ पे देख सकते हो। 75 आजादी का महोत्सव 75वां, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है तो गवर्नमेंट स्कीम्स का यहाँ पे आपको मतलब प्रमोशन हमेशा देखने को मिल ही जाता है गवर्नमेंट वेबसाइट पर। ठीक है, व्हाट्स न्यू में यहाँ पे मतलब देख सकते हो। उसके बाद ये इनके प्रमोटर जो कि हमने यहाँ पे देखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर नहीं बोल सकते, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये थे मेन पद पर। तो ये हमने अभी इनका नाम पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। आवर प्रोडक्ट्स में ये सारी चीजें हमने अभी देखी है। ठीक है, उसके बाद अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में आप ये भी चेक कर सकते हो इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले और क्या क्या चीजें इन्हें मिली है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है ये। उसके बाद फोटो गैलरी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट हमेशा ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे मतलब ढेर सारी चीजें आपको और भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही रहता है अवेयरनेस बढ़ाना, अलग अलग स्कीम्स को प्रमोट करना। तो इसलिए आपको इस टाइप वाला ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स है, तो ये तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो
इन शॉर्ट अभी आप मतलब बैक टू समरी कि ये वीडियो हम यहाँ पे स्टॉक के बारे में जितना ज़्यादा डेटा देख सकते थे हमने देखा है। अभी फिर से एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो मतलब बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। खुद से स्टडी करें, खुद से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, सारी चीज़ें खुद से ट्रैक करें। आपको स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपको हर एक चीज़ चेक करके लेनी चाहिए, ठीक है। किसी और के कहने से, किसी और के बोलने से अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर रहे हो तो आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए टिक नहीं पाओगे। स्टॉक मार्केट आपको ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देगा। तो ये क्लियरली डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।